हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है अपनी, उस क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं टेरेटोजेनेसिस के बारे में। पिछली जो क्लास थी अपनी, उसमें हमने पढ़ा था कि टेरेटोजेनेसिस उत्पन्न करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, किस प्रकार से एनोमलीज के जो करैक्टर हैं वो देखने को मिलते हैं, उन सब के बारे में हमने ब्रीफिंग की थी। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये कितने प्रकार की होती है, जो इसमें स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल जो चेंजेज होते हैं वो किन किन रूपों में देखने को मिलते हैं। देखो, एक बात आपको मैं क्लियर करूं कि भ्रूण के निर्माण के वक्त, जब एक भ्रूण का निर्माण हो रहा हो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कुछ जर्मिनल या फिर दूसरे प्रकार के जो हैं सोमेटिक जो करैक्टर्स हैं उनका जहां निर्माण हो रहा हो, तो इन जर्मिनल या सोमेटिक जो चेंजेज हैं या करैक्टर्स का जब निर्माण हो रहा हो तो इनके अंदर कुछ कई दफ़ा वेरिएशंस उत्पन्न हो जाती हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। और ये जो विभिन्नताएं हैं, ये विभिन्नताएं दो रूपों में प्रदर्शित होती हैं। एक तो होता है स्ट्रक्चरल चेंजेज के रूप में, मतलब उस भ्रूण के अंदर हम कुछ इस प्रकार के लक्षण देखते हैं जो उसमें संरचनात्मक परिवर्तन करते हों। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आपको संरचनात्मक नहीं दिखाई दे, लेकिन उसके शरीर के अंदर इस प्रकार के करैक्टर डेवलप हो जाते हैं जो कि फंक्शनल चेंजेस के रूप में होते हैं। हालांकि क्या होगा, जब स्ट्रक्चरल चेंजेज होंगे तो जाहिर है फंक्शनल चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। किसी भी जंतु के अंदर जब एनोमेली उत्पन्न होती है या एबनॉर्मलिटी उत्पन्न होती है या किसी प्रकार के वेरिएशन क्रिएट होते हैं, विभिन्नताएं आती हैं, तो उन विभिन्नताओं का असर अगर स्ट्रक्चरल रूप में हुआ है, संरचनात्मक रूप में हुआ है, तो उसका असर फंक्शनल रूप में भी देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरी तरफ अगर कोई फंक्शनल चेंजेज हैं उस जंतु के शरीर के अंदर, तो क्या होगा, जाहिर है वहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि जब एक जंतु के अंदर या एक इंडिविजुअल के अंदर, एक मनुष्य के अंदर, अगर डाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान जो जितने भी प्रकार के एंजाइम्स हैं उन सब की अपने अपनी जगहों पर आवश्यकता रहती है। अब वहाँ पर अगर सही रूप में कोई एंजाइम का श्रावण नहीं हो पा रहा है तो डाइजेशन की प्रक्रिया सही रूप में नहीं हो पाएगी। उसी रूप में वो एक फंक्शनल चेंजेज हुआ और उसका कारण आपको स्ट्रक्चरल भी देखने को मिल सकता है, जिसमें हम कहते हैं ये जो वेरिएशंस हैं ये क्या करती हैं, एनोमेली उत्पन्न करती हैं। इनको हम कहते हैं मैलफॉर्मेशन। ठीक है। मैलफॉर्मेशन नाम के ये जो मैलफॉर्मेशन, जैसे कि हम कहेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार के करैक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं जो स्ट्रक्चरल हो चाहे चेंजेज हो, लेकिन उस जंतु के जीनोटाइप और फिनोटाइप को आप प्रभावित होते हुए देख सकते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं इसमें कि टेरेटोजेनेसिस के दौरान जिस प्रकार के जो लक्षण देखने को मिलते हैं, वो चाहे स्ट्रक्चरल हो या फिर फंक्शनल हो, दोनों रूपों में आप देख सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल रूप में क्या क्या परिवर्तन आप देख सकते हैं, जैसे आपको एग्जांपल दें, आपने सुना होगा ये जो ऋतिक रोशन के वो एक अंगुली ज़्यादा है शायद, आप अपने मोहल्ले में भी आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे जिनका शरीर जो है वो बहुत बड़ा होता है ना, और कुछ ऐसे हैं जिनमें अंगुली एक एक्स्ट्रा डेवलप हो गई है। तो किसी अंग का एक्स्ट्रा डेवलप हो जाना, किसी अंग का लेस डेवलप होना, हाथ छोटे हैं, काया बड़ी है लेकिन हाथ छोटे हैं, हाथ सही है लेकिन पैर छोटे हैं। ठीक है। गर्दन छोटी है। ठीक है। कईयों में गर्दन बहुत बड़ी होती है, लंबी होती है गर्दन कई लोगों की, ये भी आपने देखा होगा। और कई लोगों में और भी ढेर सारे करैक्टर हैं, आँखों का सही रूप में नहीं होना, नाक का टेढ़ा होना, ठीक है, या
जुबान लंबी होनी, जीभ का लंबा होना, दांतों का विन्यास सही नहीं होना, तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस के रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो देखो किन किन कारणों से डेवलप हो सकते हैं, जिसमें पहला हम लें डेवलपमेंटल फेल्योर। डेवलपमेंटल फेल्योर कैसे कि किसी भी जंतु का जब निर्माण हो रहा हो तो जाइगोट से लेकर के उस भ्रूण के निर्माण तक की जो प्रक्रिया है उन सभी में जो जीन एक्सप्रेशन है उनका रोल है, बनने वाली प्रोटीन का रोल है। अब यहाँ पर अगर कुछ इस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिले जिनमें कि जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल हैं उनमें किसी रूप में कोई व्याधियाँ उत्पन्न हो जाएं, तो यहाँ पर आपको अलग अलग कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं। डेवलपमेंटल फेल्योर की भी जब विकासीय अवस्था होती है तब किसी अंग का निर्माण नहीं हो पाता, यह आपको एमिलिया या हीमिलिया के रूप में देखने को मिल सकता है। किसी जंतु में आपने सुना होगा किसी बच्चे का जन्म होता है उस वक्त कि इसके अंदर तो मतलब ये अंग बना ही नहीं, ठीक है ना, किसी अंग का निर्माण नहीं हो पाना, ठीक है। तो किसी अंग के निर्माण नहीं होने के कारण जो है वो हम ये कहते हैं कि एक ऐसा लक्षण डेवलप हो जाता है जो कि डेवलपमेंटल फेल्योर के नाम से यहाँ पर जाना जा रहा हो। दूसरे कैरेक्टर की हम बात करें वो है डेवलपमेंटल अरेस्ट। डेवलपमेंटल अरेस्ट से मतलब ये है कि कुछ इस प्रकार के परिवर्तन हो जाएं जिसमें कि आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे जो कि बौने रह जाते हैं, बौनेपन का लक्षण है, ठीक है। या फिर किसी इस प्रकार के जिनमें कि उनकी काया बहुत बड़ी हो रखी हो, ठीक है, उनका शरीर जो है उनका लंबाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो, तो इस तरीके के जो लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, डेवलपमेंटल अरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी जो कैरेक्टर हैं ये निश्चित रूप से किसी न किसी एबनॉर्मलिटी के कारण ही क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। और ये एबनॉर्मलिटी किसके कारण डेवलप हो रही है, किसी न किसी टेरेटोजन के कारण हो रही है, ठीक है। और ये टेरेटोजन क्या हो सकता है, कोई बाह्य बॉडी फॉरेन पार्टिकल हो सकता है या फिर फॉरेन पार्टिकल के अलावा फिजिकल स्ट्रोक हो सकता है, केमिकल हो सकता है, अल्ट्रावायलेट रेज हो सकती हैं, एक्स रेज हो सकती हैं, ठीक है। ये जितने भी जो कैरेक्टर अपने को देखने को मिल रहे हैं ना, इन सब के पीछे क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, देखो वो एक्स रेज हो सकती हैं, एक्स रेज के अलावा सोनोग्राफी हो सकती है, जो सोनोग्राफी के कारण जो वेव्स डेवलप होती हैं वो हो सकती हैं। इसके अलावा रेडिएशंस हो सकती हैं, जो जितनी भी घातक विकिरणें हैं अल्फा बीटा गामा उनमें से कोई भी प्रकार की रेडिएशंस हो सकती हैं। इसके अलावा यूवी रेज हो सकती हैं। इसके अलावा कोई भी प्रकार का केमिकल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, जो लगातार इस तरीके के बेवरेज जो हैं उनका सेवन करते हैं, ये भी हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक भी हो सकती है, कोल्ड ड्रिंक्स ये भी हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप के जब हम देखते हैं पेस्टिसाइड्स का हम उपयोग करते हैं, ये हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जैसे केमिकल्स हैं वो हो सकते हैं, कॉस्मेटिक पदार्थ हैं वो हो सकते हैं, किसी भी रूप में जो पाए जाने वाले जितने भी जो जीनोबायोटिक्स हैं, मैन मेड केमिकल्स हैं, ये हो सकते हैं। तो कोई भी पदार्थ जो है इनमें से जिनमें हमने बात की है जितने भी, इसके अलावा एक्सटर्नल या फिजिकल स्ट्रोक हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ठीक है। कॉस्मेटिक जो कॉस्मिक रेज हो सकती हैं, अर्थ से निकलने वाली जो रेज हैं वो हो सकती हैं, अल्ट्रावायलेट सूर्य की जो पैराबैंगनी किरणें हैं वो हो सकती हैं। तो ये सभी पदार्थ जो हैं या सभी पार्ट जो हैं वो क्या कर सकते हैं, इसके रूप में काम कर सकते हैं, टेरेटोजन के रूप में काम कर सकते हैं।
अब ये टेरेटोजन या तो आपको क्या करेंगे, फिजिकली आपको डैमेज कर देंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे, या हो सकता है किसी रूप में को क्रोमोसोमल सीक्वेंस है उसको डिस्टर्ब कर देंगे, जिसके कारण आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके अंदर आपको ऐसा लक्षण देखने को मिलेगा। जैसे आप सुनते आए हैं जापान के अंदर जो जिस तरीके से जो बम गिराने की घटना हुई थी, तो आज भी वहाँ पर जो बच्चे हैं वो सही रूप में डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ उन बम गिराने के कारण जो जितना टेम्परेचर डेवलप हुआ था, उस टेम्परेचर के कारण वहाँ जितने भी जो आसपास के लोग थे वो तो पहले ही वैसे ही ख़त्म ही हो गए, लेकिन जो दूर दराज के थे जो कि उस टेम्परेचर के संपर्क में आए थे और उन रेडिएशंस के संपर्क में आए थे, उनके अंदर गुणसूत्रीय परिवर्तन उत्पन्न हो गए हैं। और वो गुणसूत्रीय परिवर्तन या उत्परिवर्तन जिनको हम कहते हैं, वो आपको डेवलपमेंटल फेल्योर के रूप में भी देखने को मिल सकते हैं, डेवलपमेंटल अरेस्ट के रूप में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, या तीसरा कैरेक्टर हम पढ़ें डेवलपमेंटल एक्सेस के नाम से भी आपको देखने को मिल सकते हैं। डेवलपमेंटल एक्सेस, ज़्यादा डेवलप होना, एक्स्ट्रा का डेवलप हो जाना। अब इस एक्स्ट्रा में हो सकता है किसी के हाथ डबल हो गए हों, किसी की अंगुली डबल हो गई हो, कई बार बच्चे डबल हो गए हों, जिनको हम कहते हैं ट्विंस उत्पन्न होना। हालांकि ट्विंस का जो उत्पन्न होना है वो नेचर में इस तरीके का देखने का मिलता है जब ब्लास्टोमियर सेपरेशन की जो प्रक्रिया है वो अगर सही रूप में नहीं हो पा रही है। अब सही रूप में नहीं हो पाई, उसका रीजन क्या हो सकता है? कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है या जेनेटिकल फैक्टर हो सकता है। ये जितनी प्रकार की जो आप वेरिएशन पढ़ रहे हैं उसमें जेनेटिक या फिर इन्वायरमेंटल वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। इन्वायरमेंटल में तो ये सारी चीज़ें आई गई, जेनेटिक में जो गुणसूत्रीय संरचना उनको प्राप्त हुई है वो आ गई। तो दोनों प्रकार के लक्षण जब हम देखते हैं कि चाहे जेनेटिक वेरिएशन हो या इन्वायरमेंटल कोई फैक्टर के कारण होने वाली जो व्याधि है या कोई टेरेटोजन के रूप में कोई कार्य किया है किसी भी फैक्टर ने, तो उस फैक्टर के कारण ऐसा कुछ डेवलप हो सकता है कि ब्लास्टोमियर जो वो सही रूप में सेपरेट नहीं हो पा रहे, उनका माइग्रेशन नहीं हो पा रहा हो सही रूप में, तो माइग्रेशन के कारण भी मिसप्लेसमेंट उत्पन्न हो सकता है। तो डेवलपमेंटल एक्सेस में आप क्या देख सकते हैं? ट्विंस उत्पन्न हो सकते हैं, जुड़वा बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कैरेक्टर देख सकते हैं जैसे जो पॉलीडेक्टाइली हो रही है, ठीक है, सिनडेक्टाइली हो रही है, जिसमें पाँव की उंगलियां हैं और वो डेवलप हो गई एक्स्ट्रा में, हाथों की उंगलियां हैं, फिंगर्स जो हैं वो डेवलप हो गए एक्स्ट्रा में। तो एक्स्ट्रा अंगों का निर्माण हो जाना, इस तरीके के वेरिएशन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इन सब का कारक भी कौन है? टेरेटोजन है, जो कि टेरेटोजेनेसिस उत्पन्न कर रहा है, विरूपता उत्पन्न कर रहा है, एबनॉर्मलिटी या एनोमेली उत्पन्न कर रहा है, जिसमें होने वाले स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब ये जो डेवलपमेंटल एक्सेस है, इसके अलावा जो अगला इसमें कैरेक्टर है फ्यूजन एंड फेल्योर भी हो सकता है। जैसे स्ट्रक्चरल परिवर्तन में फ्यूजन एंड फेल्योर, ये कैरेक्टर भी आपको देखने को मिल सकता है। फ्यूजन में आपने देखा होगा हाथों की अंगुलियां भले चाहे एक्स्ट्रा में नहीं डेवलप हों, लेकिन ये 4 अंगुलियां जुड़ी हुई हैं। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे आजकल अखबारों में पढ़ते हैं आप, 2 जुड़वा इस तरीके के बच्चे हुए हैं जिनका सिर आपस में जुड़ा हुआ है, वक्स आपस में जुड़ा हुआ है, धड़ आपस में जुड़ा हुआ है। हालांकि डॉक्टर्स उनको सेपरेट तो कर देते हैं, लेकिन सेपरेट करने में भी रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है। अगर वो नहीं करते हैं तो ज़्यादा रिस्क रहती है, वो कब तक एक साथ चलते रहेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो ये किसी न किसी रूप में जो क्रोमोसोमल वेरिएशन या क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन के कारण या इस प्रकार के म्यूटेशन के कारण या इस प्रकार के जो डिफेक्टिव कैरेक्टर हैं उनके कारण आने वाले संरचनात्मक परिवर्तन हैं। उस संरचनात्मक परिवर्तन में फ्यूजन भी देखने को मिल सकता है। पाँव की अंगुलियां आपस में जुड़ी हुई हों, पाँव आपस में जुड़े हुए हों पूरे, इस तरीके का कैरेक्टर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। फेल्योर में ये चीज़ हो सकती है कि मान लीजिए जो किडनी है उसका डेवलपमेंट सही नहीं हो पा रहा, उसमें क्लेफ्ट आ जाती है, जिसको हम हॉर्शू किडनी कहते हैं, घोड़े की नाल के जैसी किडनी, हॉर्शू है ना, जो घोड़े की नाल होती है ना, उसके आधार पर उसका नाम रखा गया है। हॉर्शू किडनी का लक्षण आपको देखने को मिल सकता है।
किडनी का डेवलपमेंट सही नहीं हो पाया, किसी भी अंग का निर्माण सही रूप में नहीं हो पाया। तो किसी अंग का सही रूप में निर्माण नहीं हो पाना भी क्या है, स्ट्रक्चरल चेंजेस में शामिल होता है। और इस प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन में आप हॉर्सशू किडनी के करैक्टर देख सकते हैं, या ये जो पाँव की अंगुलियां हैं, हाथों की अंगुलियां या आपस में जुड़ी हुई हैं, ये करैक्टर आप देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर इनकरेक्ट माइग्रेशन। इनकरेक्ट माइग्रेशन से मतलब ये है कि देखो, जब डेवलपमेंट होता है किसी भी जंतु में, जब डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है, तो यहाँ आपने पढ़ा होगा ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया आपको पढ़ाई गई थी, और उसके बाद में आपने पढ़ा था गेस्टुलेशन की प्रक्रिया। और गेस्टुलेशन की प्रक्रिया में हमने जिस चीज़ पर फोकस किया था वो क्या था, मार्फोजेनेटिक मूवमेंट ड्यूरिंग गेस्टुलेशन। और इसमें आपने पढ़ा था 2 प्रकार की गतियां होती हैं, एपिबोली तथा एम्बोलिक मूवमेंट। ये मूवमेंट आपने पढ़ा था। तो इस मूवमेंट में क्या हो रहा है भाई, हम देख रहे हैं कि ब्लास्टुलेशन में क्या हुआ, ढेर सारी कोशिकाओं का निर्माण हुआ, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हुआ, ब्लास्टोडर्म बनी, ब्लास्टोमियर बने, ढेर सारी कोशिकाएं बनी। और वो जो ब्लास्टोमियर हैं वो माइग्रेट करते हैं अपने क्षेत्र विशिष्ट की ओर, उनके अंदर माइग्रेशन हो रहा है, और माइग्रेट होकर के अपने जैसी कोशिकाओं के साथ वो एकजुट होकर के रहना पसंद करते हैं। जैसे अगर आपको मान लीजिए आप कहीं भ्रमण के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आप किसी मेले के अंदर चले गए तो भी आप क्या करेंगे, आप यही कोशिश करते हैं कि मैं मेरे परिवार के साथ रहूं। भले ही वहाँ पर मेले में जाने वाले सभी मनुष्य जाति के लोग हैं, लेकिन आप यही चाहते हैं कि मैं मेरे परिवार के साथ रहूं, और आपका परिवार ये चाहता है कि मैं मेरे मोहल्ले वाले जो भी दूसरा ग्रुप है उसके साथ रहूं, और दोनों ये चाहते हैं कि हम लक्ष्मणगढ़ वालों के साथ में रहें, हमारा एक ग्रुप अलग रहे। भले आप यूपी वालों के साथ घूमने जा रहे हो, लेकिन आप कतई नहीं चाहेंगे, वो भी मनुष्य जाति है, लेकिन आप कतई नहीं चाहेंगे अपने ग्रुप को छोड़ना। उसी रूप में यहाँ पर जो माइग्रेशन की प्रक्रिया हो रही है, उसमें जो आंख बनाने वाले जो ब्लास्टोडर्म हैं, ये ब्लास्टोमियर्स हैं, या फिर जो नाक का फॉर्मेशन करेंगे, या हम सीधे रूप में ये बात करें कि ऐसे ब्लास्टोमियर जो कि एक्टोडर्म के रूप में डिफ्रेंशिएट हो रहे हों, या ऐसे जो कि मीजो के रूप में, और ऐसे जो कि एंडोडर्म के रूप में डिफ्रेंशिएट हो रहे हों, तो एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करने वाले जो ब्लास्टोमियर हैं वो एक साथ माइग्रेट करेंगे एक ही जगह की तरफ, उनको आप एक साथ देखने को मिलेंगे। ऐसे ही मीजोडर्मल है और एंडोडर्मल जो यहाँ पर जो लेयर बन रही हैं, जो कि गेस्टुलेशन के दौरान आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ये जो तीनों प्रकार की जो लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, इन तीनों प्रकार की लेयर में अहम चीज़ क्या होती है कि एक साथ अपने जैसी कोशिकाओं का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं हैं, उनको आप एक साथ एक स्थान पर देख सकते हैं, वो अपने निर्दिष्ट स्थान की तरफ मूव करते हैं, रिजेम्बलेंस उनके अंदर देखने को मिलती है, प्रीजम्प्टिव एरिया की तरफ उनका मूवमेंट होता है, जो पूर्व से निर्धारित हैं, जो पूर्व से निर्धारित हैं उन क्षेत्रों की तरफ वो माइग्रेट करती हैं। तो ऐसे माइग्रेट करने का जो लक्षण है वो भी आपको देखने को मिलेगा जब भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। वो एक मांस के लोथड़े के रूप में होता है। शुरुआत में जब जाइगोट बनता है कोई थोड़ी पहचान लेता है, उस जाइगोट के बाद में भी अगर गेस्टुलेशन की अवस्था है तब भी नहीं पहचान पाते हम। और जो भ्रूण के निर्माण की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो अवस्थाएं हैं उनमें भी आप अच्छे से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के दौरान कि ये 11वीं 12वीं में भी कि जो मनुष्य का, घोड़े का, चमगादड़ का, इस तरीके का जो भ्रूण है उनकी शुरुआती अवस्थाएं आप देख करके उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि किसका भ्रूण है। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट की जो अलग अलग अवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं, जो चरणबद्ध उनके अंदर सिस्टमेटिक जो डेवलपमेंट होता है, उनमें हर एक अंग अपने स्थान की तरफ मूव करता है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी रहती हैं, कईयों की आंखें एकदम जुड़ी हुई रहती हैं, कईयों की आंखों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, दूरी होती है, कान और नाक में बहुत कम दूरी होती है। तो ये जो लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर माइग्रेशन सही रूप में नहीं हो पाया, जो अंगों का माइग्रेट करना होता है डेवलपमेंट जो प्रोसीजर है उसके दौरान। इसी रूप में
जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि डॉक्टर्स कहते हैं जन्म के दौरान कि इस बच्चे का जो है ना हार्ट जो है वो सही रूप में स्थित नहीं है। हार्ट में छेद वो तो अलग चीज़ है, लेकिन हार्ट सही जगह सिचुएटेड नहीं है। इसकी किडनी जो है वो सही रूप में अवस्थित नहीं है। लंग्स जो है वो सही रूप में व्यवस्थित नहीं है, जिनका खामियाजा उस जंतु को भुगतना पड़ता है, उस इंडिविजुअल को आने वाले जीवन में देखने को मिल सकता है। उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। उसमें किसी न किसी प्रकार की जो व्याधियाँ हैं या जो दूसरे प्रकार के जो सिम्टम्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। हार्ट में अगर कोई मान लीजिए सही तरीके से उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया या माइग्रेशन नहीं हो पाया, इनकरेक्ट माइग्रेशन हो पाया है, इधर की बजाय इधर आ गया, तो वहाँ पर क्या है, उसके अंदर जरूर डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसका प्रभावित होगा, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रभावित होगा। तो उसके जीवन के अंदर वो जो समस्याएं हैं उनसे उसको जूझना पड़ता है। लेकिन उसका कारण क्या रहा होगा, कहीं ये तो नहीं है। जो हमने कैरेक्टर पढ़े जितने भी, उनमें एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया है कोल्ड ड्रिंक का। कोई क्या कह सकता है कि कोल्ड ड्रिंक के कारण भी क्या इस तरीके के माइग्रेशंस हो सकते हैं, कि इस प्रकार का डेवलपमेंट हो सकता है कि जो कोल्ड ड्रिंक है वो भी एक टेरेटोजेनेसिस के रूप में वर्क करे। लेकिन आप जब इन चीज़ों की तह तक जाएंगे कि भी इनका निर्माण कैसे हुआ, इनके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स जो मिलाए गए हैं वो किस प्रकार के हैं। आजकल बहुत से बच्चों को सुनते हैं कि वो अपने शरीर का निर्माण करने के लिए, एक अच्छी काया बॉडी बनाने के लिए वो क्या करते हैं, इस तरीके के बॉडी बूस्टर्स लेते रहते हैं। प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, विटामिन के सोर्स जो हैं एक्सटर्नल सोर्स लेते हैं। उनको कहा जाए कि दिन में 2 बार दूध पियो, वो नहीं पियेंगे। आप गाजर का जूस पिए, नहीं पियेंगे वो। आप सलाद खाएं, नहीं खाएंगे वो। लेकिन उनको 2 चम्मच आप अगर आप दे दें कि ये बूस्टर इस तरीके का है कि आपकी काया को 1 महीने के अंदर आपका वेट गेन कर देगा, तो उसके चक्कर में उलझ जाते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि इसका इफेक्ट जो है वो मेरे को आने वाले समय में किस तरीके का देखने को मिलता है। मैं बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है मैंने जिनका शरीर जो है वो 2 महीने के अंदर इस तरीके की काया उन्होंने बना ली, बलिष्ठ एकदम। लेकिन जब उन चीज़ों को छोड़ा तब उनको हॉस्पिटल में ही पाया कि 15 दिन तक वहाँ उसकी ड्रिप लग रही है। पता चला कि वो मल्टीविटामिन ले रहा अब भी ड्रिप के थ्रू। तो ऐसे कैरेक्टर अपने को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें जो है ना, ये अपने शरीर को नुकसान पहुँचाने वाली होती हैं। लेकिन आप देखिए जो पुराने ज़माने के लोग होते थे वो पैदल चलते थे काफ़ी दूरी तक, अच्छा खाते थे, वो शुद्ध खाते थे, वो इसीलिए उनकी काया अच्छी होती थी। वो बहुत अच्छी मेहनत कर लेते थे वो, और लंबी ज़िंदगी जीते थे। उनका आप लाइफ स्पान देखिए, आप आज भी आपको जो गाँव में जो ढाणियों में आपको मिलेंगे बहुत से ऐसे बुजुर्ग मिलेंगे जिनका जीवन काल जो 90+ है। जबकि इस तरीके के जो हम ये खाते हैं ना आजकल, क्या बोलते हैं, नए नए जो वेराइटीज़ के जो हम भोजन ले रहे हैं, तो उन लोगों की आप देखिए, उनसे कहिए कि 5 किलो का वज़न उठाइए, वो नहीं उठा पाएंगे। उनसे कहिए कि एक दौड़ लगानी है, नहीं लगा पाएंगे। तो रीज़न क्या है, हम स्ट्रक्चरल जो हैं डिफेक्ट भी वहाँ पर आ रहे हैं। इन सब का रीज़न कहीं ये तो नहीं है। और आने वाली जनरेशन के अंदर भी क्या होगा, आप देखिए महाराणा प्रताप की काया थी, उस वक्त मेंटली डेवलप नहीं थे लोग, लेकिन स्ट्रक्चर उनकी इस तरीके की थी, वो हेल्दी होते थे। आजकल हेल्दी नहीं है, मेंटली डेवलप हैं, लेकिन हेल्थ जो है वो उनकी धीरे धीरे घटती चली जा रही है। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो कि आने वाले समय में अपने को देखने को मिल रहे हैं, पिछले 40-50 वर्षों के जो कैरेक्टर देखिए और अब के कैरेक्टर देखिए, और इनके आधार पर आप इमेजिन कीजिए कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके अंदर आपको किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इनकरेक्ट माइग्रेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर लंग्स सही रूप में माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, फेफड़े जो हैं, किडनी के अंदर भी आपको ये देखने को मिल सकता है, हार्ट के अंदर भी देखने को मिल सकता है, गोनेड्स के अंदर भी ये देखने को मिल सकता है। तो ये जितने भी, चाहे जनोदों का डेवलपमेंट हो, स्ट्रक्चरल जितने भी परिवर्तन हैं वो इसमें शामिल हैं, जिसमें कि संरचनात्मक लक्षण आपको एनोमेली के रूप में या एबनॉर्मलिटी के रूप में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि फंक्शनल चेंजेस जो हैं वो कौन कौन से आपको देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो फंक्शनल चेंजेस होते हैं टेरेटोजेनेसिस के, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।